जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी बेटा, कल हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जनरल चीज़ें थी इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमने कुछ बातें डिस्कस की थी आपस में। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट्स ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। बुक जो है वो कल मैंने आपको बताई थी कि बुक जो है वो इसकी बाय वर्ड स्टीवर्ट एंड लाइटफुट वर्ड की जो बुक है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट फिनोमिना जो है दैट इज अ यू कैन से द बैकबोन ऑफ ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि जो केमिकल इंजीनियरिंग के जो बेसिक्स जो हैं, जो केमिकल इंजीनियर के जो टूल्स हैं, केमिकल इंजीनियर के पास जो कह लें कि जो है ना वो वेपन्स हैं जिनकी मदद से केमिकल इंजीनियर जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिज़ाइन करता है, सोल्व करता है। वो कौन से हैं? वो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के हैं। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना बेसिकली है क्या? ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इज द कंबाइंड स्टडी ऑफ द हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड द मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इज द बैकबोन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ऑपरेशंस। जी आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है बेटा? जी सर। हो रही है सर। यस सर। सर हो रही है। ओके, अच्छा। अब ये जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के प्रोसेसेस हैं, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का जो वर्ड है टेक्निकल टर्म है। जनरली ये ट्रांसपोर्ट फिनोमिना से मुराद क्या है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना से क्या मतलब है? तो पहली चीज तो हमने आज ये जो स्टडी की है कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना आर द बेसिक फिनोमिना यू ऑलरेडी हैव स्टडीड, द हीट ट्रांसफर, द मास ट्रांसफर एंड द मोमेंटम ट्रांसफर। इन तीनों प्रोसेसेस को कंबाइंडली हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। अब ये जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के जो प्रोसेस हैं, इट मीन्स के केमिकल इंजीनियरिंग की जो इंडस्ट्री होगी, केमिकल इंजीनियरिंग का कोई भी यूनिट ऑपरेशन होगा, केमिकल इंजीनियरिंग का कोई भी इक्विपमेंट होगा, उसमें ये सारे प्रोसेसेस या इन तीनों में से दो या इन तीनों में से कोई एक या तीनों लाजमी जो है वो अकर हो रहे होंगे। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में एंटर हो, प्रोसेस इंडस्ट्री में एंटर हो, आप किसी भी इक्विपमेंट पे हाथ रखें, किसी भी इक्विपमेंट को देखें, चाहे वो पंप है, चाहे वो डिस्टिलेशन कॉलम है, चाहे वो रिएक्टर है, चाहे वो हीट एक्सचेंजर है, चाहे वो जस्ट एक पाइपलाइन है, कोई वेल्व है, कोई कंप्रेसर है, बॉयलर है, वट एवर इज द इक्विपमेंट, तो उसके अंदर जो फिनोमिना हो रहा होगा वो कौन सा फिनोमिना होगा? वो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस होंगे, कंबाइंड हो रहे होंगे, हीट ट्रांसफर भी, मास ट्रांसफर भी और मोमेंटम ट्रांसफर भी। सो और ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जब केमिकल इंजीनियरिंग में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो हम सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं। अच्छा जी, आप प्रोसेस हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, आपने मास ट्रांसफर या सेपरेशन प्रोसेसेस का सब्जेक्ट सेपरेट पढ़ा, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड फ्लो या फ्लूइड डायनामिक्स का जो चैप्टर है वो सेपरेट पढ़ा। लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग का जो भी फिनोमिना होता है उसमें ये तीनों प्रोसेसेस कंबाइन हो रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, एट द सेम टाइम अकर हो रहे होते हैं। ये नहीं होता कि जी ये इक्विपमेंट है तो इसके अंदर सिर्फ मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है या फ्लूइड फ्लो हो रहा है, हीट ट्रांसफर जो है वो हो रही है और मास ट्रांसफर नहीं हो रही। ठीक है। सो यूजुअली मेजर इक्विपमेंट्स के अंदर हीट ट्रांसफर का फिनोमिना, मास ट्रांसफर का फिनोमिना और मोमेंटम ट्रांसफर का फिनोमिना, दे अकर साइमल्टेनियसली at the same time in almost all unit operations of chemical engineering. But before going to start, we must understand that these transport phenomena also occur in nature. हमारी इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस मुसलसल हो रहे हैं। हमारी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है,
ब्लड जो है वो वीन्स में से जो है वो फ्लो कर रहा है, तो जस्ट एग्जांपल ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू द पाइप्स। ठीक है। हीट ट्रांसफर का फिनोमिना जो है वो कंटिन्यूसली हम फील करते हैं कि जिस समय हीट ट्रांसफर का फिनोमिना जो है वो हो रहा है। मैस ट्रांसफर का फिनोमिना जो होता है, हमारी बॉडी की जो जिल्द है उसके इन्वायरमेंट के साथ जो है वो एपोरेशन का मैस ट्रांसफर का फिनोमिना जो होता है वो हो रहा होता है। तो हीट ट्रांसफर, मैस ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर के जो फिनोमिना है, दीज अकर इन द नेचर। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको एग्जाम्पल दिया जी कि आप जानते हैं कि पानी जो है वो जब पहाड़ों में से गुजरता है तो गुजरते हुए अपना रास्ता बना लेता है। सो कैनियन फॉर्म बाय वाटर बेस इरोजन, तो वो पानी गुजरते गुजरते जो अपना रास्ता बना लेता है, दिस इज एग्जांपल ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर, कि वो फोर्स लगाकर तो वो आस्ता आस्ता वो उस पत्थर की या चट्टान की या पहाड़ की जो शेप ही है वो उस तरह की बना देता है कि अपने लिए रास्ता जो है वो बना देता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। सिमिलरली एयर बेस्ड माउंटेन इरोजन, कि कुछ ऐसी जगह है दुनिया में कि जहां पर जो है वो पहाड़ों के ऊपर जो है ना वो कोई स्पेसिफिक शेप्स बन जाती हैं एयर इरोजन की वजह से। एयर का फ्लो इतनी फास्ट होता है कि एयर जो है वो माउंटेन में से गुजरते हुए उसके ऊपर जो है वो इरोजन की वजह से जो है वो उसको शेप जो है बना देती है। सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, एंड इन ट्रांसपोर्ट फिनोमिना दिस इज एग्जांपल ऑफ द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। सिमिलरली सैंड ड्यून्स बनते हैं सहराओं के अंदर, कहीं पर जो है ना वो रेत के टीले बन जाते हैं, कहीं पर हवा की दबाव की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से फोर्स लगाती है तो कहीं वो ड्यून्स यानी टीले जो है बन जाते हैं, कहीं खत्म हो जाते हैं। सो वो एयर जो है वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है जो है वो सैंड को। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। सिमिलरली हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो हीट ट्रांसफर के, मास ट्रांसफर के और मोमेंटम ट्रांसफर के प्रोसेसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो हो रहे होते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। तो बुक मैंने आपको पहले भी कल बताई थी कि ये बुक है हमारी ट्रांसपोर्ट फिनोमिना बाय बर्ड स्टीवर्ट एंड लाइटफुट, सेकंड एडिशन। तो इसको आप जो है ना परचेज कर लें, इसका लो प्राइस एडिशन भी अवेलेबल होगा, मार्केट में अवेलेबल होगा। तो आप जो है वो इसको ज़रूर इसको परचेज कर लें ताकि आपको जो है ना स्टडी करने में और बाद में जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको चीज़ों के लिए आसानी हो। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा आपका? जी अली रजा। जी सर। जी आपका कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ तक? समझ लग गई अभी क्या हमने डिस्कस किया है? नहीं सर, अभी तक तो क्लियर है सर। अच्छा बेटा जी। अब्दुल रहमान। जी सर। अब्दुल रहमान, व्हाट आर द ट्रांसपोर्ट फिनोमेना? बेसिकली तीन चीज़ों पे जो है वो जो बेस करता है वो हमने पढ़ी हुई है पहले भी। मोमेंटम ट्रांसफ़र है, मैस ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र है। तो अगर हम नेचर में भी देखें तो ये मतलब कि हम देखते हैं नेचर में भी तो ये हो रहा होता है, मतलब कि पानी जब फ्लो बनाता है अपना, जब आइस जो है निकलती है, उसके अलावा हवाओं के जरिए जो पहाड़ों की जो इरोजन होती है, उसके अलावा वो और भी हैं ऐसे ना। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। सो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, a combination of the three closely related topics. Fluid dynamics is related to the momentum transfer or momentum transport. Heat transfer is related to the energy transfer or energy transport. And mass transfer is concerned with the chemical species transfer or transport. अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दीज प्रोसेसेस शुड बी स्टडीड टुगेदर। अब व्हाट इज द लॉजिक एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी देयर इज अ नीड टू स्टडी दीज प्रोसेसेस टुगेदर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड।
कि जब हम इन तीनों सब्जेक्ट्स को जो है वो सेपरेट ऑलरेडी अपने डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं, then why there is a need to study these subjects all together? So first of all, the point is that they occur frequently simultaneously in nature as well as in the chemical engineering processes. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जनरली शायद ही कोई ऐसा इक्विपमेंट होगा केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जिसमें सिर्फ एक फिनोमिना हो रहा होगा। यूजुअली इन तीन या तीनों में से एटलीस्ट दो फिनोमिना जो हैं वो तो लाजमन जो है वो अकर हो रहे होंगे, और ज्यादातर यूनिट ऑपरेशंस ऐसे हैं जिनमें ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली अकर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, डिस्टिलेशन कॉलम है। अगर आप एक डिस्टिलेशन कॉलम, अब आप डिस्टिलेशन कॉलम जो है वो पढ़ते हैं मैस ट्रांसफर के अंदर, सेपरेशन प्रोसेसेस के अंदर, लेकिन अगर डिस्टिलेशन कॉलम की डायनामिक्स देखें तो आप देख रहे हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जो है वो हीट ट्रांसफर का फिनोमिना भी हो रहा होता है, हीट ट्रांसफर का और मैस ट्रांसफर का फिनोमिना भी हो रहा होता है, और फ्लूइड फ्लो का फिनोमिना भी हो रहा होता है। इसी तरह अगर एक रिएक्टर है, केमिकल रिएक्टर एक लगा हुआ है, कोई CSTR लगा हुआ है या प्लग फ्लो रिएक्टर लगा हुआ है, तो उसमें भी आप देखेंगे मैस ट्रांसफर का फिनोमिना भी हो रहा होता है, हीट ट्रांसफर का भी हो रहा होता है, और मोमेंटम ट्रांसफर यानी फ्लूइड फ्लो का फिनोमिना तो हो ही होता है। सो इसलिए क्योंकि ये तीनों प्रोसेसेस इकट्ठे हो रहे होते हैं, सो देयर शुड बी अ नीड to study these processes simultaneously because they occur simultaneously in nature as well as in the chemical engineering processes. The second reason is the basic equations describing these transfer processes are very closely related. कि इन तीनों प्रोसेसेस की जो बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन जो है ना वो सिमिलर है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये पिछली स्लाइड जो मैंने आपको बनाई है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मोमेंटम ट्रांसफर की, हीट ट्रांसफर की और मास ट्रांसफर की, तो सबसे पहले अगर आप मोमेंटम ट्रांसफर की बात करें, मोमेंटम ट्रांसफर मीन द ट्रांसफर ऑफ द फोर्स, कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ मस करे, उसको टच करे, तो अपनी जो एक बॉडी अपनी वेलोसिटी या अपनी फोर्स जो है वो दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर देती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मोमेंटम ट्रांसफर के प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए आपने कौन सा लॉ पढ़ा था? कौन इसका मुझे आंसर देगा? फिक्स लॉ। फिक्स लॉ। और बेटा कोई? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वेरी गुड। तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो मोमेंटम ट्रांसफर को अप्लाई करने के लिए जो लॉ पढ़ा था वो हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह था, जिसमें था टॉ वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू डी वी एक्स ओवर डी वाई। तो कोई बताएगा कि ये टॉ क्या चीज थी? शियर स्ट्रेस था, वेरी गुड। टॉ जो था वो शियर स्ट्रेस था, और आपको पता होगा कि म्यू जो थी वो विस्कोसिटी थी, ठीक है। अच्छा, ये डी वी एक्स ओवर डी वाई, चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई डायमेंशन, चेंज इन द एक्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई डायमेंशन, इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। Velocity gradient, very good. So this is the velocity gradient and this is the driving force for momentum transfer. ये जो velocity gradient है, this is the driving force for momentum transfer, ठीक है। तो हम कहते हैं कि shear stress जो है is equal to minus time mu into dvx over dy. So good हो गया। अगर हम बात करें हीट ट्रांसफर की, तो हीट ट्रांसफर के लिए जो हमने लॉ पढ़ा था उस लॉ का नाम क्या था? Fourier's law. Fourier's law, very good, that's good. So हीट ट्रांसफर के लिए जो हमने लॉ पढ़ा है दैट इज अ फोरियर लॉ, दैट इज, और इसकी तरह की एक इक्वेशन शायद आप लोगों को याद हो तो था कि Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी ओवर डी वाई, वेयर Q, दिस इज, ये क्या था जी? ये था हीट फ्लक्स। दिस Q, दिस इज द हीट फ्लक्स। So this heat flux is equal to minus K
इंटू डी टी आवर डी वाई। अब ये के क्या चीज है जी इधर? थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। गुड। और ये जो डी टी ओवर डी वाई है, अब ये डिफरेंशियल है टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक हो गया। सो डी टी ओवर डी वाई का मतलब क्या? चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन। ऊपर था डीवी एक्स ओवर डी वाई, डीवी एक्स ओवर डी वाई का मतलब था चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन। यहां पर आ गया चेंज इन द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन। ऊपर वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे था शेयर स्ट्रेस और नीचे वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे है हीट फ्लक्स। बेसिकली जो शेयर स्ट्रेस जो होता है टॉ, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं बेटा, कोई बताएगा? सर पास्कल। वेरी गुड। सो पास्कल प्रेशर की जो यूनिट्स होती हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो शेयर स्ट्रेस की यूनिट्स होती हैं। बेसिकली वी कैन प्रूव दैट, गौर से सुनिएगा, और मैंने आपको कहा भी था कि कॉपी पेंसिल पास लेकर बैठा करिएगा। शेयर स्ट्रेस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू मोमेंटम फ्लक्स। शेयर स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू मोमेंटम फ्लक्स। यानी जिस तरह ये क्यू वाई है ना, फोरियर लॉ में क्यू वाई ये हीट फ्लक्स है। जब हीट फ्लक्स है तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्योंकि फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स की यूनिट यही होती हैं पर यूनिट एरिया की बेस पे, रेट पर यूनिट एरिया। तो हीट फ्लक्स इज द हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सिमिलरली ये जो टॉ है जिसको हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं, ये मोमेंटम फ्लक्स के इक्वल होता है। मींस के आप प्रूव कर सकते हैं, और आप में से हर एक ने अपनी अपनी कॉपियों के ऊपर इसको प्रूव करना है कि तो टॉ की जो यूनिट्स हैं, these are equivalent to the units of the momentum flux। ठीक है, यानी आप लिखें कॉपियों के ऊपर मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जब मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इसको जब आप यूनिट्स को सोल्व करेंगे तो आपके पास पास्कल की यूनिट्स आ जाएंगी, जो कि उसी की यूनिट होंगी जो शेयर स्ट्रेस की हैं। तो जब किसी क्वांटिटी की यूनिट सेम हो तो इट मींस कि वो यूनिट जो, वो चीज जो होती है, वो क्वांटिटी जो होती है सेम होती है। ठीक है, तो मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आप लिखेंगे। मोमेंटम को किस तरह लिखेंगे? मोमेंटम को लिखेंगे मैस इनटू वेलोसिटी। सो मैस की यूनिट वेलोसिटी की यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम, और एरिया की यूनिट जब आप करेंगे तो अल्टीमेटली प्रेशर की यूनिट्स आ जाएगी। सो उसके बाद देखेंगे नेगेटिव साइन दोनों में आ रहा है। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उधर भी नेगेटिव साइन आ रहा है, जो फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर है उधर भी नेगेटिव साइन आ रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन? जी अहमद हसन। यस सर, ये जब हीट ट्रांसफर में अगर हम देखते हैं तो जैसे सर वो उसका जो हम ग्रेडियंट ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं टेम्परेचर का, सर वो टेम्परेचर हमारा नेगेटिव में आता है, तो उस हीट फ्लक्स को पॉजिटिव करने के लिए सर हम ये नेगेटिव का साइन लगाते हैं। वेरी गुड। सेम यही केस सर मोमेंटम और मास ट्रांसफर में भी हो रहा है। जी वेरी गुड, वेरी गुड। सो इसी तरह मोमेंटम ट्रांसफर, इसको इसी तरह जिस तरह अभी ये इस स्टूडेंट ने बताया, वेरी गुड बताया, इसको हम दूसरे ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। इसी तरह वो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में नेगेटिव साइन आया हुआ है, उसको मींस के मोमेंटम इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वेलोसिटी टू अ रीजन ऑफ लो वेलोसिटी। हाई से लो की तरफ जो है मोमेंटम फ्लो करता है, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ जो है वो हीट फ्लो करती है। एंड सिमिलरली अगर हम तीसरे की बात करें, हीट ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, और थर्ड लॉ मास ट्रांसफर के लिए जो लॉ, बेसिक लॉ जो डिफाइन होता है, उस लॉ का नाम क्या है? फिक्स लॉ। सर फिक्स लॉ, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। दैट्स ग्रेट, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और उसका जो फार्मूला होता है वो किस तरह का होता है जी, कि J इज इक्वल टू माइनस रो डी ए डी डब्ल्यू ए ओवर डी वाई। सो दिस J जो है, दिस इज द मास फ्लक्स और मॉलिक्यूलर मास फ्लक्स और मोलर फ्लक्स। दिस J इज मास फ्लक्स और मोलर फ्लक्स। ये रो इंटू डी ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, एंड डी डब्ल्यू ए ओवर डी वाई चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू
डायमेंशन y, ठीक है, dWA और dy चेंज इन द, इधर कुछ इक्वेशन में जो आपने पढ़ी होंगी उसमें dCA और dy होगा, ठीक है, तो dCA और dy भी हो सकता है, या इसको डी ओमेगा ए, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि वो जो बुक से जहां से ली गई है उन्होंने नोटेशन जो है वो कौन सी यूज की है, ठीक है। सो डी सी ए और डी वाई या डी डब्ल्यू ए और डी वाई, दिस इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और लेफ्ट साइड पे जो है वो है मास फ्लक्स। तो अब इन तीनों इक्वेशंस में आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है। वो सिमिलरिटी क्या है कि इस तीनों इक्वेशंस को हम एक जर्नल इक्वेशन में लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू प्रॉपर्टी इनटू ग्रेडियंट। अगर मोमेंटम ट्रांसफर की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मोमेंटम फ्लक्स, मोमेंटम फ्लक्स इज इक्वल टू प्रॉपर्टी इनटू ग्रेडियंट। तो मोमेंटम फ्लक्स में जो प्रॉपर्टी है वो विस्कोसिटी है, और ग्रेडियंट जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अगर हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट ट्रांसफर में फ्लक्स जो होगा वो हीट फ्लक्स आ जाएगा, पहले मोमेंटम फ्लक्स था, अब हीट फ्लक्स आ गया, और सिस्टम की प्रॉपर्टी आ गई है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोमेंटम ट्रांसफर इज विस्कोसिटी, द प्रॉपर्टी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट ट्रांसफर इज थर्मल कंडक्टिविटी, द प्रॉपर्टी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ट्रांसफर इज डिफ्यूजिविटी। तीनों इक्वेशंस में नेगेटिव साइन है, shows the quantity is going to be transferred from higher to the low region. Momentum is transferred from higher velocity to low velocity. Energy is transferred from higher temperature to low temperature. Mass is transferred from a region of higher concentration to a region of low concentration. And the property responsible is the diffusivity. और तीनों के साथ जो है ना वो ग्रेडियंट आ रहा है। इट मीन्स कि आप इन तीनों का जो मैथमेटिक्स है, जो इन तीनों का जो जनरल मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है इन प्रोसेसेस का, वो सेम है। इसलिए इन तीनों प्रोसेसेस को कंबाइन स्टडी करने की जरूरत है। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन बेटा? सर ये तीनों प्रॉपर्टीज इनफिनाइट भी हो सकती हैं किसी मैटर में? बेसिकली in one perspective we can say that these properties are infinite, but particularly the viscosity, क्योंकि अगर हम स्केलर क्वांटिटी कहें तो स्केलर जो होता है इसका वन कंपोनेंट, अगर वेक्टर क्वांटिटी कहें तो वेक्टर क्वांटिटी के 3 कंपोनेंट एक्स वाई जेड, अगर टेंसर क्वांटिटी कहें तो टेंसर क्वांटिटी के 9 कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम हर मटेरियल की जो 360 डिग्री का एंगल बनता है, उस 360 डिग्री के एंगल में हम कितने कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर जो 360 का एंगल है, गोल पाई या पाई स्केल के अंदर जो 360 का एंगल बनता है, उसमें हम कितने एंगल ड्रॉ कर सकते हैं? थ्योरेटिकली स्पीकिंग इनफाइनाइट एंगल्स। तो इट मींस कि इन प्रॉपर्टीज के जो डायमेंशंस हैं या इन प्रॉपर्टीज के जो कंपोनेंट्स हैं वो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, विस्कोसिटी के भी, थर्मल कंडक्टिविटी के भी, और डिफ्यूजिविटी के भी। लेकिन हम इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन में क्या करते हैं? हम कहते हैं सिर्फ एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। देखें, ये एक चीज है थ्योरी, थ्योरेटिकल बेस्ड पे जाना, कंप्यूटेशनल बेस्ड पे जाना, तो वो हम कह सकते हैं कि इनके इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि 360 के एंगल के अंदर हम इनफाइनाइट डायरेक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं अपेरेंट थर्मल कंडक्टिविटी, हम टर्म यूज करते हैं, आप लिटरेचर स्टडी करेंगे तो वहां पर आएगा अपेरेंट विस्कोसिटी। ट्रू विस्कोसिटी की वैल्यू होती नहीं है, अपेरेंट विस्कोसिटी आएगी कि अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये अपेरेंट विस्कोसिटी हो सकती है सिस्टम की। अपेरेंट थर्मल कंडक्टिविटी के बज़ाहिर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, ये है। एक्चुअल क्या है, नोबडी नोज, ठीक है। सो बट दिस इज अ जॉब ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम स्टडी करेंगे कि लेवल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। तो जब हम अगर नैनो स्केल लेवल पे चले जाएं, नैनो टेक्नोलॉजी की लेवल पे चले जाएं, तो तब यानी मॉलिक्यूलर स्केल पे चले जाएं, एक एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करना शुरू कर दें, तो तब चीजें जो होंगी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बल्क लेवल पे देखेंगे जब, तो हम कहेंगे कि ये एक ही कंपोनेंट है, ताकि अपनी कैलकुलेशन तो कर सके। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन बेटा? अंबर इकबाल सर जी बेटा। जी लियाकत।
सर ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है हम इसको रेजिस्टेंस टू फ्लो भी कह सकते हैं। जी एग्जैक्टली ये एक्चुअली जो सब इन तीनों प्रॉपर्टीज में जो सबसे डिफिकल्ट प्रॉपर्टी है ना वो विस्कोसिटी है। जब हम इन तीनों प्रॉपर्टीज मटेरियल प्रॉपर्टीज की बात करें, विस्कोसिटी की, थर्मल कंडक्टिविटी की और मास डिफ्यूजिविटी की, तो सबसे जो डिफिकल्ट प्रॉपर्टी टू अंडरस्टैंड है ना कि ये है क्या चीज, विस्कोसिटी को किस तरह डिफाइन करें, तो दिस इज द विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी है कि रेजिस्टेंस टू फ्लो भी है और फैसिलिटेटिंग द मोमेंटम ट्रांसफर प्रोसेस भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये इसके अंदर हैं। और बेटा इसके अलावा कोई क्वेश्चन? लेट्स प्रोसीड के अच्छा जी, अब ये हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे थे ये क्वेश्चन के व्हाई दिस प्रोसेस शुड बी स्टडीड ऑल टुगेदर। तो एक तो हमने पहला एक बेसिक पॉइंट ये स्टडी किया था बेटा कि ये प्रोसेस जो होते हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स के अंदर सारे के सारे कंबाइन ही हो रहे होते हैं। हमने इन प्रोसेसेस को अलग अलग पढ़ा, तो उसका ये मतलब नहीं है कि केमिकल इंजीनियरिंग के यूनिट ऑपरेशन के अंदर ये प्रोसेस भी अलग अलग हो रहे हैं, नहीं, वहां तो ये कंबाइन हो रहे हैं। सो देयर शुड बी अ स्ट्रेटजी, the concept should be developed to deal with the subject simultaneously at the same time। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो इन प्रोसेसेस की जो बेसिक इक्वेशंस हैं, इन बेसिक इक्वेशंस का जो है ना, जो इन प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करती हैं, वो इक्वेशन जो है ना वो बड़ी सिमिलर है। जैसे अभी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर मोमेंटम ट्रांसफर, फोरियर्स लॉ फॉर हीट ट्रांसफर एंड फिक्स लॉ फॉर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो है वो स्टडी किया। एंड the third point, the close similarity of these equations lead to analogies। analogies, अब this is a very basic concept in chemical engineering कि हम एक हीट एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी, इन प्रोसेसेस के दरमियान सिमिलैरिटी है। और इवन हम अभी आगे चल के देखेंगे तो इस तरह के केसेस भी आएंगे कि अगर हम हीट ट्रांसफर का एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो हम उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को मोमेंटम ट्रांसफर के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल चेंज कर लेंगे तो हीट ट्रांसफर का जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मास ट्रांसफर के प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, वो बन जाएगा जस्ट बाय चेंजिंग द विस्कोसिटी विद द थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर ग्रेडियंट विद द वेलोसिटी ग्रेडियंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हम डायरेक्टली इन प्रोसेसेस के दरमियान एनालॉजीज है, एनालॉजी का मतलब कि इनके दरमियान सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है। फिर जब इनकी बेसिक इक्वेशन जो है इन प्रोसेसेस की सेम है, जब इन प्रोसेसेस की बेसिक इक्वेशन सेम है तो इनका मैथमेटिक्स भी सेम होगा। मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर दीज ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस इक्वेशन इज वेरी सिमिलर, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस तीनों में आ रही हैं, ग्रेडियंट जो है वो तीनों में आ रहा है, फ्लक्स जो है वो तीनों में आ रहा है, नेगेटिव साइन जो है वो तीनों में आ रहा है, तो इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस भी जो है वो सेम बनती हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट the molecular mechanism is same। अब बेसिकली कौन सी चीज है जो हीट ट्रांसफर कर रही है, कौन है जो मास ट्रांसफर कर रहा है, कौन है जो मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। बेसिकली वो जो मटेरियल है, वो जो फ्लूइड है, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स ही हीट ट्रांसफर कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स ही मास ट्रांसफर कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ही जो है वो मोमेंटम ट्रांसफर का फिनोमिना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि हीट ट्रांसफर का फिनोमिना है वो कहीं वो ओरिजिनेट कहीं और से हो रहा है, मास ट्रांसफर का फिनोमिना कहीं और से ओरिजिनेट हो रहा है, और मोमेंटम और मास और जो तीसरा प्रोसेस है उसका फिनोमिना कहीं और से ओरिजिनेट हो रहा है, नहीं, वो सेम मॉलिक्यूल ही हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, वही वाला मॉलिक्यूल मास ट्रांसफर भी कर रहा है, वही वाला मॉलिक्यूल जो है वो हीट ट्रांसफर भी कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जो है वो तीनों का सेम है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल जो हैं दीज आर रिस्पांसिबल फॉर विस्कोसिटी। क्या है viscosity? is the property of molecules। thermal conductivity is also the same property of molecules। mass diffusivity is also the same property of molecule। तो ये इन तीनों प्रोसेसेस के जो प्लेयर्स हैं वो सेम है, और वो कौन है, वो मॉलिक्यूलर है। सो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन तीनों प्रोसेसेस का जो है, सो दीज आर some basic understandings why there is a need to study these processes in a combined manner, in a combined fashion। Three levels of study of transport phenomena। जी बेटा। सर जो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है सर, उसको हम सिंगल डिमेंशन में डिफाइन कर सकते हैं सर? उसके लिए हमें जो है वो प्लेन या फिर
स्पेस में ही हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। जी बेटा, जी बिल्कुल। उसको उसको हमें सिंगल प्लेन में डिफाइन करना पड़ता है, सिंगल डायमेंशन में। बेसिकली तो एट लीस्ट 3 डायमेंशन तो इसकी होंगी, लेकिन हम फॉर द ईज एक डायमेंशन हम लेते हैं सिर्फ उसकी, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये 3 से लेकर 9 से लेकर तो इनफाइनाइट तक जा सकती है। सो बेसिकली हम इसको प्लेन लेकर ही उस प्लेन में डिफाइन करेंगे। इसलिए आप देखेंगे जो फ्लक्स है, फ्लक्स के साथ जो है ना एक्स वाई लिखा हुआ है। एक्स वाई का मतलब जी ये सर। है कि जो प्लेन जो है वो डिफाइन किया गया है कि आप कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं। तो एक्स वाई और वेलोसिटी के साथ भी डी वी एक्स और डी वाई लिखा हुआ है, ठीक है, डी वी एक्स और डी वाई लिखा हुआ है। तो डी वी वाई और डी एक्स नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन में देखें तो डी वी एक्स और डी वाई लिखा हुआ, इसका मीन कि ये एक्स और वाई का कोई मतलब है खास, ठीक है। तो ये भी हम नेक्स्ट जो है इसको भी हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये एक्स और वाई का, या वाई एक्स, इसको ये जो टॉ वाई एक्स लिखा हुआ है इसको अगर टॉ एक्स वाई कर दूं तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लेन चेंज हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर क्यू वाई लिखा हुआ है, क्यू एक्स नहीं लिखा हुआ। सिमिलरली अगर आप मैथ फ्लक्स में देखें तो यहाँ पर जे ए वाई लिखा हुआ है, तो ए का भी कोई मतलब है और वाई का भी मतलब है कि हम वाई डायमेंशन और वाई प्लेन की जो है वो बात कर रहे हैं। सो जब इन प्रोसेसेस को हमने डिफाइन करना है, इनको स्टडी करना है, तो लाजमी हमने डायमेंशंस को लाजमी डिफाइन करना है कि हम कौन सी डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटा? जी सर। बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स टू स्टडी ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। लेवल्स, अब ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के प्रोसेस जो हैं वो तो आप पहले भी स्टडी आपने कर ली हुआ है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि आप लोगों ने हीट ट्रांसफर का सब्जेक्ट भी पढ़ा है, मैस ट्रांसफर का सब्जेक्ट भी पढ़ा है, और आपने जो है वो मोमेंटम ट्रांसफर यानी फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट भी पढ़ा है। फिर हमने कहा कि हम इनको कंबाइंड स्टडी करना चाहते हैं। तो कंबाइंड स्टडी करना चाहते हैं तो हम उन तीनों सब्जेक्ट्स का एक कंबाइंड पेपर ले लेते तो कंबाइंड स्टडी हो जाती, ठीक है ना। वो जो तीनों सब्जेक्ट आपने अलग अलग पढ़े हैं उन तीनों का एक कंबाइंड कोर्स बना देते तो वो कंबाइंड स्टडी हो जाती। बेसिकली जो डिफरेंस है उन ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का, अब यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बात को। वो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना यानी वो हीट ट्रांसफर, वो मास ट्रांसफर, वो मोमेंटम ट्रांसफर के सब्जेक्ट्स जो आपने दूसरे कोर्सेज में पढ़े हैं, उनका लेवल ऑफ स्टडी कोई और है एज कंपेयर टू द ट्रांसपोर्ट फिनोमिना लेवल विच वी विल स्टडी हियर। There are basically 3 levels of transport phenomena: macroscopic level, second is the microscopic level, and third one is the molecular level. For example, ये बुक से आपकी जो बर्ड की जो बुक है उसमें से ये फिगर जो है वो ली गई है। इस फिगर के अंदर जो है वो आपको एक सिस्टम दिखाया गया, कोई भी जनरल फ्लूइड फ्लो सिस्टम है कि जिसमें पॉइंट 1 के अंदर जो है फ्लूइड इन हो रहा है और क्यू हीट इसके अंदर ऐड हो रही है, और इसके अंदर वर्क डन जो है वो W, इसके अंदर वर्क डन जो है वो हो रहा है जो इस पहिए से आपको दिखाया गया। और ये कोई भी जो है वो इक्विपमेंट हो सकता है, हीट ट्रांसफर का हो सकता है, मैस ट्रांसफर का हो सकता है, और पॉइंट 2 पे जो है इसका एग्जिट हो रहा है। ये जनरल सिस्टम है। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल में आप क्या करते हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम जस्ट इन के ऊपर और इक्विपमेंट के आउट के ऊपर जस्ट बैलेंस लगाते हैं, और ये वो बैलेंस है जो अभी तक आप दूसरे सब्जेक्ट्स में कर चुके हैं। जब आपने इक्विपमेंट के इन और आउट के ऊपर आप बैलेंस लगाते हैं। इवन जब आपने स्टाइकोमेट्री पढ़ी तो स्टाइकोमेट्री में भी आपने यही किया कि आपने इक्विपमेंट के सिस्टम के इन और आउट पे बैलेंस लगाया। So this is the level 1, the macroscopic level. In macroscopic level, you are not interested what is the inner detail of the system. What is going on inside the system, you are not interested. You just apply a global balance. You just apply an overall balance on the inlet and outlet of the system, on the bulk level, on the macro level. So this is called the macroscopic level. लेकिन अगर मैं इसी इक्विपमेंट का एक स्मॉल पोर्शन, एक स्मॉल डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर कर लूं, जिस तरह के उसने जो है ना फिगर बी में आपको शो किया कि एक बड़े सिस्टम का एक स्मॉल हिस्सा जो है ना हमने कंसीडर कर लिया। अब इस स्मॉल पोर्शन को कंसीडर करते हुए मैं इसके ऊपर इन और आउट के बैलेंस लगाऊं, देन दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था, बैलेंस जो लगाया था ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का हीट ट्रांसफर का
हीट बैलेंस लगाया, एनर्जी बैलेंस लगाया या मास बैलेंस लगाया, तो अगर तो मैंने सिस्टम के इन और आउट पे जो है ना वो लगाया है, तो दिस इज द मैक्रोस्कोपिक लेवल 1। और अगर मैं कंप्लीट सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लूं और वहां पर इन आउट का बैलेंस लगाऊं, देन दिस इज द लेवल नंबर 2, द माइक्रोस्कोपिक लेवल। और थर्ड लेवल है कि अगर मैं उस स्मॉल सिस्टम, उस स्मॉल पोर्शन का जो मैंने कंसीडर किया था उसमें उसके अंदर भी जंप कर दूं और मॉलिक्यूलर स्केल तक जाके एक एक मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है, एक एक मॉलिक्यूल की जो डायनामिक्स है, उसके ऊपर हीट ट्रांसफर का बैलेंस लगाऊं, एक मॉलिक्यूल के ऊपर मैं एनर्जी बैलेंस लगाऊं, एक मॉलिक्यूल के ऊपर मैं मास बैलेंस लगाऊं, एक मॉलिक्यूल के ऊपर मैं मोमेंटम बैलेंस लगाऊं, देन दिस इज द मॉलिक्यूलर लेवल transport phenomena. So there in chemical engineering there are levels of transport phenomena. sir. There are levels to study there are different levels to study transport phenomena, microscopic and molecular. जी बेटा जी। सर अगर देखा जाए मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल दोनों ही में हम क्या कर रहे हैं कि इन और आउट पे बैलेंस लगा रहे हैं, तो जो ओनली क्राइटेरिया जो इनको अलग कर रहा है एक दूसरे से, तो वो तो सिर्फ आपका सिस्टम का साइज है। यस। तो सर यानी कि हम कितना छोटा सिस्टम होगा कि हम कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक में जो सा है कंसीडर किया जाना चाहिए, ये कितना बड़ा सिस्टम होगा कि हम कहें कि ये मैक्रोस्कोपिक में आना चाहिए? Actually there is no any answer of such. This is a very, first of all this is a very valid and very good question. पहली बात तो ये है कि अच्छा अब जब हम ये कह रहे हैं कि साइज की बेस के ऊपर हमने लेवल, अब ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि हम ये लेवल किस बेस पे डिफाइन है। ये लेवल जो है ना वो डिफाइन है साइज की बेस के ऊपर, सिस्टम के साइज की बेस के ऊपर। तो कितना किलोमीटर्स में होगा तो हम कहेंगे मैक्रो है, या मीटर्स में होगा तो हम कहेंगे। तो इसका थोड़ा सा आंसर जो है वो ये अगली स्लाइड्स में जो है ना वो दिया गया। फॉर एग्जाम्पल अभी आएगा इसका आंसर कि मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम क्या कर रहे हैं, a macroscopic balance of mass, momentum and energy due to various inputs and outputs from our system. अभी बेटा आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बेटा अभी स्लाइड में। जी सर। तो अगेन हम अभी ये माइक्रोस्कोपिक लेवल जो मैंने आपको बताया ये वही अगेन बता रहा है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या करते हैं कि हम मास का, मोमेंटम का या एनर्जी का बैलेंस लगा रहे हैं पूरे सिस्टम के ऊपर। नाउ अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन विद, हमें ये कंसर्न नहीं होता कि सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरह आपने स्टाइकोमेट्री के प्रॉब्लम सोल्व किए होंगे कि आपने जस्ट सिस्टम का इन और आउट का बैलेंस लगाया और सिस्टम के अंदर क्या होगा, फॉर द टाइम बीइंग यू आर नॉट कंसर्न। सो ये प्रीलिमिनरी डिजाइन होता है, ये एक इनिशियल एस्टीमेट होता है, ये एक रफ गेस होता है डिजाइन का जो माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है कि पहले अच्छा पहले देखें तो सही कि होता क्या है, पहले बैलेंस लगा के अपने वेरिएबल्स की या डिजाइन जो क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यूज तो निकालें एक प्रीलिमिनरी, एक रफ आइडिया के तौर पर। ठीक है। सो दिस इज यूज फॉर ग्लोबल असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, एक इनिशियल गेस के तौर पर, एक ग्लोबल असेसमेंट के तौर पर, एक ओवरऑल आइडिया के तौर पर जो है हम सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऊपर बैलेंस लगा के देखते हैं। अगर फिर हमने अगर मजीद, एंड दिस इज कॉल्ड इंटेग्रल एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस इज कॉल्ड इंटेग्रल एनालिसिस। एंड इफ माइक्रोस्कोपिक लेवल में भी हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, बैलेंस वही रहेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर बैलेंस, हीट ट्रांसफर, हीट बैलेंस और मास बैलेंस ड्यू टू द वेरियस इनपुट्स एंड वेरियस आउटपुट ऑफ द सिस्टम। बट इसमें हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में एन अटेम्प्ट इज मेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम। अब हम थोड़ा सा मजीद अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमने मैक्रोस्कोपिक बैलेंस तो लगा लिया, ओवरऑल बैलेंस तो लगा लिया, लेकिन शुड आई गो इनटू द सिस्टम, शुड आई जंप इनटू द सिस्टम। तो आप सिस्टम के अंदर जंप करके सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं और उस पर फिर आप मास बैलेंस को, एनर्जी बैलेंस को, मोमेंटम ट्रांसफर बैलेंस को अप्लाई करते हैं ताकि हमें सिस्टम की इनसाइड डिटेल भी आ सके। एंड दिस इज मेनली यूज्ड, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, कि जो माइक्रोस्कोपिक बैलेंस का जो पर्पस होता है, द अल्टीमेट पर्पस of the microscopic balance is to get the velocity profile, number 1 is to get the temperature profile, is to get the concentration profile. What is the meaning of velocity profile and temperature profile and concentration profile? इनका मतलब क्या होता है?
सर ये यही है ना कि आपका ग्रेडियंट ग्रेडियंट किस तरह से चेंज हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब चेंज इन द वेलोसिटी इन द सिस्टम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। टेम्परेचर प्रोफाइल मीन पॉइंट टू पॉइंट चेंज इन द सिस्टम। कंसंट्रेशन प्रोफाइल मीन पॉइंट टू पॉइंट चेंज इन द कंसंट्रेशन। तो टेम्परेचर प्रोफाइल मीन के एक डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर या एक हीट एक्सचेंजर के अंदर हमें पॉइंट टू पॉइंट चेंज चाहिए होगा कि किस तरह जो है ना वो टेम्परेचर पॉइंट टू पॉइंट विथिन द सेंटीमीटर चेंज हो रहा है। वेलोसिटी प्रोफाइल मीन के हम देखेंगे जिस तरह वो आपने फ्लूइड फ्लो के अंदर जो है ना वो वेलोसिटी प्रोफाइल जो है ना वो ड्रॉ किया होगा कि आपने एक पाइप ड्रॉ किया हुआ, उसके अंदर एक पैराबोला वेलोसिटी प्रोफाइल आपने ड्रॉ किया होगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब एक पाइप के अंदर फ्लो हो रहा होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो कहाँ पर होती है? सेंटर ऑफ द पाइपलाइन पे होती है। और मिनिमम वेलोसिटी जो होती है कहाँ पर होती है? वॉल्स के ऊपर होती है। ठीक है, सो ये एक वेलोसिटी प्रोफाइल बन गया स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सेंटर टू द मिनिमम वेलोसिटी एट द वॉल। तो वो एक वेलोसिटी प्रोफाइल। अब इस वेलोसिटी प्रोफाइल की मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना इज द स्कोप ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसी तरह उस सिस्टम के अंदर हम टेम्परेचर प्रोफाइल हमने निकालना है कि सिस्टम के अंदर टेम्परेचर जो है वो कहाँ कहाँ किस तरह चेंज हो रहा है, कहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर, एक रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर जो है प्रोफाइल क्या बन गया, कहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है, कहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर आ रहा है। इसी तरह एक जो है वो इक्विपमेंट के अंदर कंसंट्रेशन प्रोफाइल हमने कैलकुलेट करनी होती है कि कहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, कहाँ पर मिनिमम कंसंट्रेशन। सो वो जो पहला था मैक्रोस्कोपिक लेवल था उसमें ये चीज नहीं थी, उसमें सिर्फ इन और आउट का बैलेंस था। लेकिन सेकंड लेवल पे आपने क्या किया कि यू जस्ट जंप इनटू द सिस्टम, एक स्मॉल पार्ट कंसीडर किया और उसके ऊपर जो है एनर्जी, मास और मोमेंटम का बैलेंस लगाया with the ultimate objective to get the information about velocity profile in the case of momentum transport, temperature profile in the case of heat transport and concentration profile in the case of mass transport। और इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने का जो मकसद क्या होता है? मकसद होता है जी कि सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जा सके और सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया जा सके। सो ऑप्टिमाइजेशन इज द मेन थिंग एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल एनालिसिस। वो जो मैक्रोस्कोपिक था दैट वाज द इंटीग्रल एनालिसिस। एंड द लास्ट वन मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल बेसिकली हम केमिकल इंजीनियरिंग में हम मॉलिक्यूलर स्केल तक नहीं जाते, ठीक है, लेकिन ये होता क्या है कि वी सी द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ मास ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बेसिकली वो जो थ्योरेटिकल फिजिस्ट होते हैं या फिजिकल केमिस्ट जो होते हैं, ठीक है, जो थ्योरी को स्टडी करते हैं, प्रोसेसेस की थ्योरी को स्टडी करते हैं, तो वो ज्यादातर इसमें हम जाते हैं। लेकिन एज एन इंजीनियर हम इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जाते कि उसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएं कि जो मास ट्रांसफर का फिनोमिना है, ये जो विस्कोसिटी है, ये ओरिजिनेट किस, क्योंकि जब आप जितनी ज्यादा डीप जाते जाएंगे तो कंपोनेंट्स जो होंगे वो इनफाइनाइट होते जाएंगे। अंडरस्टैंड और नोट? जितनी ज्यादा आप हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर के आप डीप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने की कोशिश करते जाएंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो होंगे इनके इनफाइनाइट की तरफ जाते जाएंगे। ये बात समझ लगी? ये मेरा जुमला समझ लगा कि नहीं लगा? इज इट क्लियर और नोट? जी सर। सर एक बात बता दें। जी बेटा। ये सर अगर हम ए मास ट्रांसफर तो डील कर रहे हैं तो सर उसमें हमने जो हमारा ए मैक्रोस्कोपिक लेवल है उसमें हमने ये देखना है कि हमारा कितना मास इन हो रहा है और कितना आउट हो रहा है। और सर जब हमने ए माइक्रो में है तो सर माइक्रो में हमने एलिमेंट पे देखना है उस ए। हाँ जी, वो देखना वही है कि कितना मास इन है कितना आउट है, लेकिन उसको हमने एक लेवल उसका हमने कम कर देना। माइक्रो पे चले जाना है तो सिस्टम का एक स्मॉल डिफरेंशियल एनालिसिस करना है। वो पहला इंटीग्रल एनालिसिस था। यानी आप ये समझ लें कि पहला जो था ना एक पूरी डबल रोटी थी, ब्रेड था, मैक्रोस्कोपिक लेवल पूरी ब्रेड के ऊपर लगाना है। और जो माइक्रोस्कोपिक है जो सेकंड वाला है वो ब्रेड का एक पीस है, डबल रोटी का एक पीस है, उसके ऊपर आपने बैलेंस लगाना, ठीक है ना? तो वो पहला इंटीग्रल है और दूसरे वाला डिफरेंशियल बैलेंस है। और सर हे मॉलिक्यूल में जो है वो हमने फिर ए मतलब सर मॉलिक्यूल पे जाएंगे। मॉलिक्यूल पे हमने जाना ही नहीं है तो वो जो है मॉलिक्यूलर लेवल है वो थ्योरेटिकल फिजिक्स का, फिजिकल केमिस्ट का काम है, वो प्रोसेसेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का। क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस की ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन है मॉलिक्यूल से, ओरिजिन है एटम से। तो एटम्स के स्ट्रक्चर को और ओरिजिन कहाँ से है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से।
तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके ये सारी जो कायनात का जो ये हमारी जो पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, उस कायनात का बैलेंस की जो बेसिक्स है वो कहां पर है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बैलेंस के ऊपर है। ठीक है, तो उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जाके स्टडी करना। और आपको पता है कि एटम के पहले हमने पढ़ा था जी कि न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। अब कहते हैं जी कि पता नहीं 1000 हिस्से होते हैं, 1000 से भी ज्यादा हिस्से होते हैं, पता नहीं कौन कौन से अब वो चीजें आ गई। और फोर्सेस जो हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो आ गई हैं। ठीक है ना, तो अभी रिसेंटली चंद साल पहले वो जो नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, वो उसने कोई नई फोर्स जो है वो उसने डिस्कवर की थी। कोई किसी को है इस बारे में इंफॉर्मेशन? मुस्लिम साइंटिस्ट ही था शायद ये। सर वीक न्यूक्लियर फोर्स मेरा ख्याल है। हाँ, तो नहीं, ये सारी बेसिकली सारे फिनोमिना की बेस जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे है। तो उस लेवल पे जाके फिर वो स्टडी करना, दैट इज अ मॉलिक्यूलर लेवल एंड इट इज अ जॉब ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और फिजिकल केमिस्ट। वो आगे जो रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं वो इसको कर सकते। लेकिन इंजीनियर या अप्लाइड साइंटिस्ट जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे इन्वॉल्व हो जाते हैं जब क्रायोजेनिक कंडीशंस आ जाती हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मीन के जिस तरह पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल हैं, मेल्ट फ्लो है, पॉलीमर को मेल्ट कर दें तो वो जो मेल्ट फ्लो आ जाता है, सॉल्ट्स मेल्ट सॉल्ट्स जो आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तब हम जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है ना, जब एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, जिस तरह आपने क्रायोजेनिक का वर्ड सुना होगा, क्रायोजेनिक मीन के एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो इसी तरह जब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जब बात होती है, तब जिस तरह प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है वो एक्सट्रीमली टेम्परेचर प्रेशर एक्सट्रीमली लो होता है कि टेम्परेचर प्रेशर एक्सट्रीमली हाई चला जाता है? एक्सट्रीम हाई होता है। प्लाज्मा बन जाता है तो ना ये गैस है, ना ये लिक्विड है, ना ये सॉलिड है। तो वो एक थर्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर चली जाती है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई चला जाता है। और ये भी आपको पता है जी कि सन जो है वो सारा प्लाज्मा ही है वहां पर। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर इन्वॉल्व हो जाते हैं या केमिकल रिएक्टिंग फ्लो हो जाती है, तब एक एक्सेप्शनल केसेस आते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हम चले जाते हैं। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर लेवल का क्या मतलब है। मॉलिक्यूलर लेवल मीन कि हमने हीट ट्रांसफर के, मास ट्रांसफर के, मोमेंटम ट्रांसफर के जो प्रोसेसेस हैं उनकी जो ओरिजिन है मॉलिक्यूल से है, तो हम मॉलिक्यूल को स्टडी करें। मॉलिक्यूल किस तरह, मॉलिक्यूल्स की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सी ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो विस्कोसिटी को जनरेट कर रही हैं, कौन सी ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो थर्मल कंडक्टिविटी को जनरेट कर रही हैं, क्या वजह है कि वो जो लकड़ी है वो हीट ट्रांसफर नहीं करती लेकिन लोहा जो है वो हीट ट्रांसफर करता है। सो वी हैव टू गो टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल्स, हमें उसके मॉलिक्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर एक अगर मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के अंदर बात करें तो कंपोनेंट केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा जो केमिकल इंजीनियरिंग जो डिफिकल्ट है ना दूसरी इंजीनियरिंग से, उसकी एक रीजन ये है कि केमिकल इंजीनियरिंग में मल्टी कंपोनेंट्स होते हैं। वन ऑफ द रीजन। सर मैं कंटिन्यू करूं? जी जी बेटा करें। सर मैं यानी कि मैं करता ये हूं कि मेरे पास एक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है और मैं बैलेंस ओवरऑल पे ही लगा रहा हूं, और मैं क्या देखता हूं कि मैं ना हर एक कंपोनेंट का मास ट्रांसफर देखता हूं। तो सर अब मैं देखता हूं सिंगल कंपोनेंट का मास ट्रांसफर रहा हूं, लेकिन मैं बैलेंस तो ओवरऑल पे लगा रहा हूं। तो ये मेरा मैक्रोस्कोपिक में क्लासिफाई होगा या माइक्रोस्कोपिक में क्लासिफाई होगा? जी, कौन इसका आंसर देगा? अगर मल्टी कंपोनेंट सिस्टम हो तो हम 4 या 5 कंपोनेंट हो, किसी एक कंपोनेंट को बैलेंस लगा लें, तो ये पहले माइक्रोस्कोपिक में होगा या माइक्रोस्कोपिक में होगा? जी अली, ये उमर अली। सर ये वो उसका ना एक कंपोनेंट लिख दिया हमने। हाँ, तो आई थिंक ये हाँ मैक्रोस्कोपिक ही होगा, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक या मॉलिक्यूलर लेवल हैं ये डिफाइन है डायमेंशंस की बेस के ऊपर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बेस पे डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन है कि सिस्टम की डायमेंशन क्या है। अच्छा, वो जो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि इसके जो है ना वो कितने डायमेंशंस का होगा, तो ये एक जनरल एक गाइडलाइन है जस्ट कि अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो है ना हम सेंटीमीटर से मीटर तक की रेंज में होते हैं जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है।
और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेकंड वाले में हम जो होता है माइक्रोन से सेंटीमीटर रेंज में होते हैं, और जो मॉलिक्यूलर लेवल होता है उसमें हम फिर नैनो में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक रफ सा एक गाइडलाइन है कि ये तीनों जो लेवल्स हैं उनकी जो तीनों लेवल्स की जो डायमेंशन रेंज हो सकती है वो जनरली इनमें हो सकती है, लेकिन ये कोई बिल्कुल ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं मिले, ये जस्ट एक गाइडलाइन के तौर पर जो है ये तीनों दी गई सर है। लेकिन एक जो सिस्टम है उसका जो मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक या मॉलिक्यूलर लेवल है वो तो उसके साइज की बुनियाद के ऊपर क्लासिफाई नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिस्टम ही इतना छोटा है कि मैं अगर ओवरऑल पे बैलेंस लगाऊंगा तो वो मेरे लिए मैक्रोस्कोपिक में क्लासिफाई होगा। अब लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप हम कोई मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है कि जो सेंटीमीटर में हो। सही। केमिकल इंजीनियरिंग में कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो सेंटीमीटर्स में हो। हर की जो है एटलीस्ट इतने इतने बड़े कॉलम्स और इतने इतने बड़े इक्विपमेंट्स हैं, तो वैसा नहीं है कि वो हम जस्ट उस पर बैलेंस लगाएं माइक्रोस्कोपिक और ऑटोमेटिकली माइक्रो बन जाए। ठीक है, सही। सो ठीक है बेटा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का सब्जेक्ट जो हमने पढ़ना है जी बेटा। जी सर। कि आप कि हमारा जो ए माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल है वो हम ए डायमेंशंस की बेस पे हेक्स वाई जी की मतलब कि इसमें जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन सर जो आपने पहले मुझे एग्जांपल दिया है उसमें तो हम देख रहे थे कि हमारे पास जब ए मैक्रो पीस है उसमें जो है वो सर हम देख रहे हैं इन एंड आउट मास ट्रांसफर था तो वो हमारा मैक्रो है। जब उसका एक कंपोनेंट लिया है तो सर वो हम हमारे पास माइक्रो हो गया है। और डिमेंशन तो सर उसको जी हमारे पास एक्स वाई जी है। सिस्टम का कंपोनेंट लिया बेटा, वो जी जो सर। मटेरियल आ रहा है उस मटेरियल का कंपोनेंट नहीं लिया, सिस्टम का एक कंपोनेंट ले लिया। अगर आप कंपोनेंट के वर्ड से हम कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो हमने वो सिस्टम का कंपोनेंट की बजाय आप कह लें पार्ट, सिस्टम का एक पार्ट लिया है। ठीक है, जी सर। उसका मटेरियल के कंपोनेंट्स का एक कंपोनेंट नहीं लिया। क्लियर है बेटा? ठीक है ठीक है। अच्छा, इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए मैथमेटिक्स जो है ना आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम पूछें जी कि केमिकल इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट इन्वॉल्व है वो कौन सा है, तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कहूंगा कि मैथमेटिक्स जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और पर्टिकुलरली हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और मोमेंटम ट्रांसफर को स्टडी करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर और कैलकुलस जो है ना ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपको। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि फिजिकल आइडियाज टू इक्वेशंस, टू ट्रांसफर फिजिकल आइडियाज इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन, इसका टेक्निकली इसको हम क्या कहते हैं? मॉडलिंग करना। केमिकल इंजीनियरिंग मॉडलिंग में हम क्या करते हैं कि हम वो जो फिजिकल आइडियाज होते हैं उनको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। सो वो जो मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं, जो इक्वेशंस बनती हैं, उन इक्वेशंस की इंटरप्रिटेशन करना, फिजिकल इंटरप्रिटेशन करना, और जो फिजिकल फिनोमिना है उनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाना। जो इंजीनियर ये अपने अंदर कैपेबिलिटी प्रोड्यूस कर लेता है, दैट वो कामयाब हो जाता है कि उसको फिजिकल जो प्रोसेसेस हैं उनको मैथमेटिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करना आता है, और जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उनका फिजिकल मीनिंग उसको बताना आता है। जिस तरह अभी हमने जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा, तो उसके अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है। अब मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इस नेगेटिव साइन की जो फिजिकल मीनिंग है वो आपको पता होनी चाहिए। और आई बिलीव कि हम सबको वो पता है जी कि हमने कहा कि वो हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी की तरफ ट्रांसफर होती है। फोरियर लॉ में नेगेटिव साइन इसलिए आया हुआ है कि टेम्परेचर जो है, हीट, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। इसी तरह इससे अगर कम्प्लेक्स इक्वेशन होती जाए तो उनको मैथमेटिकल इक्वेशंस के फिजिकल मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर एन इंजीनियर। डायमेंशनल एनालिसिस एक सब्जेक्ट है आपका बेटा, तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? जी असद सलीम। जी असद सलीम। अली रजा। खातीजा शम्स। मोहम्मद शर्जील। मोहम्मद शर्जील।
आसिफ आसिफ मुख्तार। यस सर। बेटा डायमेंशनल एनालिसिस का कभी सुना है नाम, या कभी सुना है इस बारे में क्या होता है? यस सर, सर उसमें पढ़ा था, फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा था इस। हाँ, तो डायमेंशनल एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टेक्निक, कि इसमें हम चीज़ों की डायमेंशंस के थ्रू, क्वांटिटीज की डायमेंशंस को देखते हुए हम सोल्यूशन निकालते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के सब्जेक्ट में जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? आई थिंक इतना हमारे लिए काफ़ी है आज। तो कोई क्वेश्चन हो आपके ज़हन में? सर ये स्लाइडें बता दिए, और सर ये हम बुध तक कौन सा चैप्टर स्पीच कर रहे हैं? क्या करेंगे बुध को? सर ये स्लाइडें सर शेयर कर दीजिएगा, ये बता दो। स्लाइडें क्या करनी है यार, बुक में से आपने स्टडी करना है। बुक से ही है बेटा ये चैप्टर नंबर ये सर जी। 0 है। ठीक सर है ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये यूनिट्स को कंसिस्टेंट करने का नाम है। बिल्कुल, एग्जैक्टली यूनिट कंसिस्टेंट करके, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कि यूनिट कंसिस्टेंट करके ही हम प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है ना वो निकालते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जी सर। सर ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो भी यही से ओरिजिनेट होता है डायमेंशनल एनालिसिस में से? एग्जैक्टली यस, प्रिंसिपल हम इसी की बेस के ऊपर हम डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करेंगे, कि इक्वेशन के दोनों तरफ जो है वो इक्वेशंस जो कि यूनिट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सेम होती हैं उन इक्वेशंस में जो थ्योरी से आती हैं। जो इक्वेशंस एक्सपेरिमेंट से आती हैं ना उनमें नहीं होती। कुछ इक्वेशन जो होती हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से एक्सट्रैक्ट होती है, इस बात को अंडरस्टैंड करें। कुछ इक्वेशन हैं जो थ्योरी से आती हैं, x + y = x + x = 2x। तो जो थ्योरी से जो इक्वेशंस आती हैं उनमें अप्लाई होता है ये, लेकिन कुछ इक्वेशन जो होती हैं वो जो वो आती हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा से। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग में आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं किसी इक्वेशन की जो एक्सपेरिमेंट से जो है ना एक्सट्रैक्ट हुई हो, आप लोगों ने पढ़ी हुई है? प्रेशर ड्रॉप इक्वेशंस आपने पढ़ी है ना? प्रेशर ड्रॉप इक्वेशंस, ठीक है ना? प्रेशर ड्रॉप इक्वेशन होगी, और वो जो हीट उसके जो फार्मूला आपने पढ़े हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के, प्रोसेस हीट ट्रांसफर में जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के आपने जो फार्मूला पढ़े हैं कि H = नसेल्ट नंबर raised to the power this एंड प्रांटल नंबर raised to the power this, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जी सर पढ़े हैं। हाँ, इस तरह काफी के पढ़े हैं। These are the numerical equations, उनमें डायमेंशनल होमोजेनिटी नहीं होती। ठीक है सर, लेकिन वो तो डायमेंशनलेस है ना वैसे ही। हाँ, तो वो सर जब डायमेंशनलेस एक साइड पे है तो मतलब दूसरी साइड तो ऑटोमेटिकली डायमेंशनलेस ही कंसीडर की जाएगी। डायमेंशनलेस कंसीडर होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इक्वेशंस आती है ना थ्योरी से, जो इक्वेशन आती है अलजेब्रा से, उनमें ये अप्लाई होता है। और जो इक्वेशन आप समटाइम्स आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंटल डाटा से आप मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेते हैं, तो वो उस तरह की जो इक्वेशंस आप बनाते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। सही। और बेटा जी क्वेश्चन? नहीं सर, बस ठीक है। चले, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट को मिलेंगे। आप बुक में से जो है ना वो चैप्टर करें स्टडी, ठीक है? और अगर कोई चीज़ नहीं समझ लगती तो उसको दोबारा स्टडी करें इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट वीक हम लेके शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। बुक में से लाजमी स्टडी करना। जी बेटा। सर बुक से चैप्टर बता दें। बेटा बुक को ओपन करके जो पहला पेज आएगा उसको स्टडी करना शुरू कर दीजिएगा बस। जी सर ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उसको स्टडी करना शुरू कर दीजिएगा। आप 4-5 मरतबा स्टडी करेंगे तो चीज़ों की समझ लगेगी आपको।